मूवी की शुरुआत में हम जॉय नाम के एक रिपोर्टर को देखते हैं। जॉय डिस्पैच नाम की एक न्यूज़ एजेंसी में काम करता है, जो देश की सभी ट्रेंडिंग खबरें अपने न्यूज़ पेपर में छापता है। जब जॉय ऑफिस में काम कर रहा होता है, तभी चैनल के मालिक सभी कर्मचारियों को बुलाते हैं। वह कहते हैं कि आज वह चैनल के सबसे अच्छे रिपोर्टर का नाम बताएंगे। वह वर्षा नाम की लड़की को बेस्ट रिपोर्टर घोषित करते हैं। मालिक बताते हैं कि वर्षा ने डिजिटल मीडिया की मदद से बहुत दिलचस्प कहानियां बनाई हैं, जिससे चैनल को बहुत फायदा हुआ है। ये सुनकर वर्षा खुश हो जाती है, लेकिन जॉय खुश नहीं होता क्योंकि वह भी बेस्ट रिपोर्टर बनना चाहता था। इसलिए वह सोचता है कि वह एक ऐसी कहानी लाएगा जिससे सब लोग हैरान रह जाएंगे। इसके बाद जॉय अपने बॉस के पास जाता है, जहां उसे एक सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाता है। इस फुटेज में कुछ लोग शेट्टी नाम के एक बड़े स्मगलर को गोली मारते हुए दिखाई देते हैं। अब जॉय के बॉस उससे कहते हैं कि उसे शेट्टी के मर्डर की पूरी कहानी पता लगानी है। ये कहानी न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर छपेगी। जॉय जवाब देता है, सर, मैं जरूर पता लगा लूंगा। इस बीच हम जॉय की गर्लफ्रेंड प्रेरणा को भी देखते हैं। जॉय और प्रेरणा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन असल में जॉय की शादी हो चुकी है और उसे अपनी पत्नी बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर हम देखते हैं कि पार्किंग में जॉय और प्रेरणा कार में एक दूसरे के साथ समय बिता रहे होते हैं। तभी जॉय को जीतू नाम के एक आदमी का कॉल आता है। जीतू जॉय के लिए जासूसी का काम करता है। जॉय जीतू से कहता है, मुझे उस आदमी का पता लगाना है जिसने शेट्टी को मारा। जीतू उसे आश्वासन देता है कि वह रात तक सब कुछ बता देगा। फिर जॉय प्रेरणा से कहता है कि उसे काम से बाहर जाना है और वहां से चला जाता है। रात में जब जॉय ही अपना काम खत्म करता है, तो वह जीतू से मिलता है। जीतू उसे बताता है कि शेट्टी को पप्पू सांगली नाम के आदमी ने मारा था और उसका पता भी देता है। इसके बदले में जॉय जीतू को पैसे देता है और फिर अपने घर लौट जाता है। घर पर जॉय की पत्नी श्वेता अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही होती है। जॉय को उन सभी से कोई दिलचस्पी नहीं होती, इसलिए वह अपने काम में लग जाता है। फिर श्वेता आती है और कहती है, मेरे सारे दोस्त तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें पार्टी में आना चाहिए। श्वेता की कई बार रिक्वेस्ट करने पर जॉय उसके दोस्तों से मिलने जाता है। वहां श्वेता का एक दोस्त उसे पिज्जा खिलाने की कोशिश करता है। जॉय को गुस्सा आ जाता है और वह पिज्जा फेंक कर घर से बाहर चला जाता है। फिर श्वेता उसे बुलाकर पूछती है, तुम्हें किस बात का गुस्सा है? तुम्हें मेरे दोस्तों से माफी मांगनी चाहिए। इस पर जॉय जवाब देता है। जॉय कहता है, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो और मैं तुम्हारे दोस्तों से कभी माफी नहीं मांगूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। इसके बाद जॉय पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस ऑफिसर भोसले से कहता है, मुझे शेट्टी के मर्डर के बारे में पता चल गया है और मेरे पास उस खूनी का एड्रेस भी है। भोसले को पहले जॉय की बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन जब जॉय कहता है कि अगर भोसले शेट्टी के मर्डर करने वाले को पकड़ लेगा तो उसे प्रमोशन मिलेगा, तो भोसले उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। अब सारे पुलिस वाले जॉय के साथ मिलकर पप्पू को पकड़ने जाते हैं। रास्ते में भोसले जॉय से कहता है, तुम लोगों को हमेशा नई स्टोरी की तलाश रहती है। हमारे देश में बहुत सारे क्राइम होते हैं, इसलिए न्यूज़ चैनल को हर समय नई खबरें मिलती रहती है। थोड़ी देर बाद जॉय पुलिस के साथ पप्पू के ठिकाने पर पहुंचता है। वहां पप्पू अपने कुछ लोगों के साथ स्मगलिंग कर रहा होता है। अचानक पुलिस वाले पप्पू पर हमला कर देते हैं, लेकिन पप्पू भागने की कोशिश करता है। जब तक वह भाग पाता, जॉय उसे पकड़ लेता है। फिर जॉय और पप्पू के बीच लड़ाई होती है, जिसमें जॉय को चोटें आती हैं और उसकी नाक से खून बहने लगता है। पप्पू जॉय को जमीन पर गिराकर उसे गोली मारने वाला होता है, लेकिन तभी पुलिस वाला आकर पप्पू को गिरफ्तार कर लेता है। इसके बाद जॉय को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। हॉस्पिटल में प्रेरणा उससे मिलने आती है और उसकी हालत देखकर बहुत दुखी हो जाती है। जॉय प्रेरणा से कहता है, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी चोटें आई है। फिर हॉस्पिटल में जॉय प्रेरणा को अपने माँ बाप से मिलाता है। अगले दिन जॉय और प्रेरणा एक नया घर देखने जाते हैं। दरअसल जॉय और उसकी पत्नी श्वेता के बीच अक्सर लड़ाई होती थी, इसलिए वह श्वेता के साथ रहना नहीं चाहता। ब्रोकर उन्हें एक अच्छा सा फ्लैट दिखाता है और दोनों को वह फ्लैट पसंद आता है। लेकिन फ्लैट का मालिक पूछता है, क्या तुम दोनों की शादी हो चुकी है? इस पर जॉय कहता है, अभी हमारी शादी नहीं हुई है, लेकिन कुछ ही दिनों में हम शादी कर लेंगे। फिर फ्लैट का मालिक कहता है, मैं सिर्फ शादीशुदा लोगों को ही घर देता हूँ। जब तक तुम दोनों की शादी नहीं होती, मैं तुम्हें घर नहीं दूंगा। यह सुनकर प्रेरणा गुस्सा हो जाती है और कहती है, आपको हमारी शादी से क्या परेशानी है? हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं, हमें पूरा हक है।
इस पर मालिक और प्रेरणा के बीच बहस होने लगती है। फिर जॉय प्रेरणा को लेकर वहां से जाने लगता है। रास्ते में जॉय कहता है, तुम्हारी वजह से हमारा घर नहीं। तुम अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे रहे हो, इसलिए हमें कोई घर नहीं दे रहा। अब जॉय सीधे थाने जाता है और पप्पू से पूछता है, तुमने शेट्टी को किसके कहने पर मारा? पहले तो पप्पू कुछ नहीं बताता, लेकिन जॉय के बहुत परेशान करने पर पप्पू बताता है, मुझे जीडीआर ग्रुप ने शेट्टी को मारने के लिए पैसे दिए थे। फिर जॉय को पता चलता है कि जीडीआर ग्रुप ने कुछ समय पहले हजारों करोड़ का घोटाला किया था और उस घोटाले की पूरी जानकारी विजिलेंस ऑफिसर के पास थी। इसके बाद जॉय अपने दोस्त चेतन से जीडीआर के बारे में जानकारी मांगता है। चेतन बताता है, इस केस का नाम दोजी स्कैम है। जीडीआर के गुंडों ने विजिलेंस ऑफिस से सारे डिटेल्स चुरा लिए थे और कई विजिलेंस ऑफिसर भी जीडीआर के साथ मिल गए हैं। फिर जॉय अपने बॉस को स्कैम के बारे में बताता है और अपने बॉस के सामने ही विजिलेंस ऑफिस में कॉल लगाता है। जॉय विजिलेंस वालों से पूछता है, क्या आपके डिपार्टमेंट में कुछ समय पहले चोरी हुई थी? इस पर ऑफिसर थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, हमारे डिपार्टमेंट में कभी चोरी नहीं हुई, और फिर कॉल काट देता है। इसके बाद जॉय अपने बॉस से कहता है, मैं शेट्टी के साथ साथ दोजी स्कैम पर भी काम करना चाहता हूँ। बॉस उसे दोनों केस पर काम करने की इजाजत दे देते हैं। अब जॉय अपनी एक दोस्त सीमा से मिलने जाता है, जो कुछ समय पहले दोजी स्कैम पर काम कर रही थी। जॉय सीमा से दोजी स्कैम के बारे में पूछता है। सीमा बताती है, यह कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन मुझे जीडीआर के ऑनर के बारे में अभी तक नहीं पता चला। यह सुनकर जॉय वहां से चला जाता है। रात को जब जॉय पब में चेतन से मिलता है तो चेतन उससे पूछता है, क्या तुम मुझे विजिलेंस ऑफिस का एड्रेस बता सकते हो? चेतन बताता है कि विजिलेंस ऑफिस गुड़गांव में है। जॉय ठान लेता है कि वह इस स्कैम के सभी गुनहगारों का पता लगाएगा। फिर जॉय गुड़गांव में जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगता है। तभी उसकी पत्नी श्वेता उसके पास आती है, पूछती है, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? जॉय कहता है, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूं और मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। श्वेता को पता होता है कि जॉय उससे नाराज है, इसलिए वो उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन जॉय उसे अपने करीब आने से रोक देता है। इसके बावजूद श्वेता नहीं मानती और उसके करीब आने लगती है। इससे जॉय को गुस्सा आता है और वह उसे धक्का देकर वहां से चला जाता है। जॉय का ऐसा बर्ताव देखकर श्वेता उदास हो जाती है। इसके बाद जॉय एक नकली ऑफिसर बनकर विजिलेंस ऑफिस में जाता है। वहां वह ऑफिसर से दोजी केस के बारे में कई सवाल पूछता है, लेकिन विजिलेंस ऑफिसर को जॉय पर शक होता है, इसलिए वो उसकी आईडी चेक करने के लिए भेजते हैं। फिर जॉय पूछता है, किसने विजिलेंस में जीडीआर की फाइल चोरी की थी? वे बताते हैं कि मुख्तार नाम के आदमी ने चोरी की थी। फिर वे उसे मुख्तार का फोटो दिखाते हैं, जिसे जॉय खींच लेता है। लेकिन जब तक जॉय विजिलेंस ऑफिस से बाहर निकलता है, तब तक उन्हें पता चल जाता है कि जॉय असली इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं है। फिर वे सब जॉय का पीछा करने लगते हैं, लेकिन जॉय किसी तरह उनके हाथों से बचकर निकल जाता है। इसके बाद जॉय अपने दोस्त को कॉल करके मुख्तार के बारे में पूछता है। दोस्त बताता है, मैं मुख्तार को नहीं जानता, लेकिन शायद वह डी कंपनी में काम करता था। फिर जॉय जल्दी से अपने होटल लौटता है, जहां उसके कमरे में श्वेता बैठी होती है। उसे देखकर जॉय चौंक जाता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि श्वेता उसका पीछा करते हुए यहां आएगी। श्वेता माफी मांगती है और कहती है, क्या हम दोनों खुशी खुशी रह सकते हैं? इस पर जॉय गुस्से में कहता है, तुम्हारी जैसी औरत के साथ कोई एक दिन भी नहीं रह सकता, और वह श्वेता को कमरे से बाहर निकाल देता है। फिर जॉय अमील नाम के आदमी से मिलने जाता है, क्योंकि अमील डी कंपनी के सभी लोगों को जानता था। जॉय अमीर से कॉल करके मुख्तार के बारे में पूछता है, लेकिन लोग उसे मुख्तार के बारे में कुछ भी बताने से मना कर देते हैं। बहुत बार मना करने के बाद भी अमीर जानबूझकर उन्हें कॉल करता रहता है। तभी कुछ लोग अमीर के घर पर आकर पत्थर फेंक देते हैं। यह देखकर अमीर और जॉय काफी डर जाते हैं और वे दोनों घर के कोने में जाकर छिप जाते हैं। फिर डी कंपनी वाले अमीर को कॉल करते हैं और कहते हैं, अगर तुमने आज के बाद मुख्तार के बारे में पूछा तो तुम्हारी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। जॉय समझ जाता है कि अमीर उसे कभी असली गुनहगार के बारे में नहीं बता पाएगा, इसलिए वह सीमा को कॉल करता है और कहता है, मुझे उस आदमी के बारे में पता चल गया है जिसने विजिलेंस से फाइल चुराई थी, लेकिन मैं उस तक नहीं पहुंच पा रहा। सीमा यह सुनकर हैरान हो जाती है और पूछती है, तुमने यह सब कैसे पता किया? फिर वह कहती है, मैं इस केस में तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें आधा क्रेडिट मुझे भी देना होगा।
जॉय वादा करता है कि वे मिलकर यह स्टोरी दुनिया के सामने लाएंगे। फिर सीमा बताती है कि निशा नाम की एक महिला को मुख्तार के बारे में जानकारी हो सकती है, क्योंकि निशा पर भी इस केस से जुड़े होने का आरोप है और वह अभी जेल में है। अगले दिन जॉय निशा से मिलने के लिए जेल जाता है। वहां जॉय उससे कहता है, मैं 2G स्कैम का पर्दाफाश करना चाहता हूं और आप मेरी मदद कर सकती है। निशा कहती है, तुम चाहकर भी 2G स्कैम के पीछे के लोगों का पता नहीं लगा पाओगे। मेरे बताने के बाद भी तुम असली गुनहगार को पकड़ नहीं पाओगे। लेकिन अगर तुम GDR की चोरी हुई फाइल मेरे पास लेकर आओगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इसके अलावा निशा उसे कुछ भी नहीं बताती। फिर अगले दिन जॉय अपने ऑफिस जाता है। वहां उसके बॉस उससे पूछते हैं, क्या तुम असली गुनहगार का पता लगा पाए? जॉय जवाब देता है, सर, मेरी खोज अभी भी जारी है। मैं किसी भी तरह 2G के पीछे की कहानी पता करूंगा। लेकिन अब जॉय के बॉस को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। फिर हम जॉय और प्रेरणा को एक साथ देखते हैं। प्रेरणा जॉय से कहती है, मुझे जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। ये सुनकर जॉय इमोशनल हो जाता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अगले दिन जॉय प्रेरणा को अपने माँ पिता के पास लेकर आता है। जॉय की माँ प्रेरणा से कहती है, श्वेता हमें पहले से पसंद नहीं थी, हमें हमेशा तुम्हारी जैसी लड़की चाहिए थी। जॉय के तलाक के बाद मैं तुम दोनों की शादी करा दूंगी। जॉय के तलाक के बाद फिर ना बेहोश हो जाती है। फिर रात में जॉय के ऑफिस में पार्टी चल रही होती है। वहां चेतन जॉय को बताता है, राजन और शेट्टी एक दूसरे के भाई थे, लेकिन एक दिन उनके बीच झगड़ा हुआ। राजन ने एक ठेकेदार को कहकर शेट्टी को मरवा दिया। सुरेश ने कुंडलकर नाम के आदमी को भी मारा था और वह भी 2G केस से जुड़ा हुआ है। इसके बाद जॉय देखता है कि पार्टी में प्रेरणा एक दूसरे लड़के के साथ बात कर रही है। यह देखकर जॉय को गुस्सा आता है और वह प्रेरणा से पूछता है, तुम उस लड़के के साथ क्या बात कर रही थी? प्रेरणा जवाब देती है, वो लड़का बस मेरा दोस्त है, मुझ पर शक करना बंद करो क्योंकि हमारे बीच कुछ नहीं चल रहा। रात में जॉय सीमा से पूछता है, क्या तुम ठेकेदार सुरेश को जानती हो? सीमा कहती है, हाँ, मैं सुरेश को जानती हूं और मैं कल तुम्हें उसके पास लेकर चलूंगी। अगली सुबह जॉय और सीमा सुरेश से मिलने जाते हैं, लेकिन वहां जॉय सुरेश को देखकर घबरा जाता है और घबराहट के मारे उससे GDR फाइल के बारे में कुछ नहीं पूछ पाता। फिर रात में हम जॉय और प्रेरणा को देखते हैं। जॉय प्रेरणा को अपने नए घर में लेकर आता है। प्रेरणा नया घर देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इसके बाद जॉय और प्रेरणा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। फिर रात में जॉय सुरेश के असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है, मुझे सुरेश सर से फिर से मिलना है। अगली सुबह श्वेता जॉय को अपने घर बुलाती है। जब जॉय वहां पहुंचता है तो उसे श्वेता के माँ पिता और वकील बैठे हुए दिखते हैं। श्वेता के पिता जॉय से कहते हैं, हम अपनी बेटी का तुम्हारे साथ तलाक कराना चाहते हैं क्योंकि तुमने उसकी जिंदगी नरक बना दी है। जॉय जवाब देता है, मुझे आपकी बेटी के साथ रहने का कोई शौक नहीं है, मैं भी उसे तलाक देना चाहता हूँ। इतना कहकर जॉय वहां से चला जाता है। रात में जॉय और सीमा फिर से सुरेश से मिलने जाते हैं। वहां जॉय सुरेश से पूछता है, किसके कहने पर मुख्तार ने GDR की फाइल चुराई थी? सुरेश जवाब देता है, तुम इस मामले में पढ़कर अच्छा नहीं करते और आगे चलकर तुम्हें पछताना पड़ेगा। मुख्तार ने वाधवा के कहने पर GDR की फाइल चुराई थी। इतना कहकर सुरेश उन्हें वहां से जाने के लिए कह देता है। अब जॉय और सीमा टैक्सी में घर जा रहे होते हैं। तभी जॉय सीमा की तरफ देखता है और दोनों को एक दूसरे के प्रति भावनाएं महसूस होती हैं। फिर वे घर पहुंचकर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसके बाद सीमा जॉय से कहती है, वाधवा को टी20 क्रिकेट के चेयरमैन सिल्वा जानते हैं, इसलिए तुम्हें सिल्वा से बात करनी चाहिए। अगले दिन जॉय सिल्वा से मिलने जाता है और पूछता है, आखिर वाधवा कौन है? वह कहता है, तुम्हें पता है ये स्कैम हजारों करोड़ का है, इसलिए तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन जॉय सिल्वा से वाधवा का एड्रेस पूछता है। अंत में सिल्वा उसे बताता है कि वाधवा लंदन में रहता है, इसलिए उसे लंदन जाकर उससे मिलना चाहिए। इसके बाद जॉय कुछ भी करके लंदन की फ्लाइट पकड़ता है और वहां वाधवा से मिलता है। वाधवा को पहले से ही जॉय के बारे में पता होता है। वह कहता है, तुम इस स्कैम के पीछे किसी का भी पता नहीं लगा पाओगे क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन और क्रिकेटर्स हैं। तुम्हें GDR की फाइल भी कभी नहीं मिलेगी। जब से तुम इस स्कैम के पीछे पड़े हो, तुमने कई दुश्मन बना लिए हैं। लेकिन जॉय चुपके से वाधवा की सारी बातें अपने टेप में रिकॉर्ड कर लेता है। फिर रात में जॉय को नदीम नाम के एक आदमी का कॉल आता है। नदीम कहता है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जॉय नदीम से मिलता है और वो उसे बताता है, मैं राजन ग्रुप का आदमी हूँ। तुमने राजन ग्रुप से दुश्मनी मोड़ लेकर अच्छा नहीं किया है। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, इसलिए तुम थोड़ा संभल कर रहना। यहाँ नदीम
इशारों में जॉय को जान से मारने की धमकी दे रहा था। अब जॉय जल्दी से इंडिया लौट आता है और सबसे पहले प्रेरणा से मिलता है, क्योंकि उसे उसकी बहुत चिंता होती है। अगले दिन जॉय और प्रेरणा मॉल में घूमने जाते हैं और वहां राजन ग्रुप के लोग जॉय का पीछा कर रहे होते हैं। ये देखकर जॉय घबरा जाता है। फिर जॉय अपने बॉस को कॉल करता है और उन्हें सारी बात बताता है। इस पर उसके बॉस कहते हैं, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस जीडीआर की फाइल लेकर आओ, बाकी मैं देख लूंगा। फिर जॉय चेतन से मिलता है। चेतन जॉय को बताता है, राजन गैंग और जीडीआर वाले तुम पर गुस्सा हैं, इसलिए तुम उनसे थोड़ा बचकर रहना। जॉय कहता है, मैं तो बस अपना काम कर रहा था। इस पर चेतन जवाब देता है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि इस केस से दूर रहो, लेकिन अब तुम इस केस में घुस गए हो, तुम्हें पूरी सच्चाई पता लगानी होगी। फिर रात को जॉय जीडीआर ग्रुप के बारे में लैपटॉप पर जानकारी निकाल रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि स्टेनडोम नाम का आदमी यह ग्रुप संभाल रहा है। यह जानकर जॉय सिल्वा को मैसेज करता है और कहता है, मैं इस केस में और नहीं घुसना चाहता, इसलिए तुम राजन और जीडीआर ग्रुप को बता दो कि मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। अगले दिन जॉय और प्रेरणा अपनी एक किताब पब्लिश करते हैं। ये किताब प्रेरणा ने जॉय के ऊपर लिखी थी और दोनों काफी खुश होते हैं। वहां कई मीडिया वाले भी आते हैं। तभी एक गुंडे का कॉल आता है। वो जॉय से कहता है, तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। ये सुनकर जॉय की हालत खराब हो जाती है। जॉय प्रेरणा से कहता है, तुम अभी यहां से चली जाओ, क्योंकि मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं, मैं तुमसे बाद में मिलता हूं। इतना कहकर जॉय वहां से चुपचाप निकल जाता है। फिर जॉय सीधा वाधवा के वकील राजदास के पास जाता है। जॉय जानता था कि वाधवा ने जीडीआर की पैसे पास रखी होगी, इसलिए वह राजदास से कहता है, मैं दोजी स्कैम को सबके सामने लाकर रहूंगा। अगर तुमने मुझे फाइल ली दी तो मैं वाधवा की रिकॉर्डिंग पूरे देश के सामने चला दूंगा, जिसमें उन सभी बड़े लोगों के नाम हैं जो दोजी स्कैम में शामिल थे। तुम्हें भी जेल जाना पड़ेगा। राजदास जॉय की धमकी से डर जाता है, इसलिए राजदास जॉय को चुपचाप जीडीआर की फाइल दे देता है। फिर वह कहता है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, तुमने अपनी मौत को खुद बुला लिया है। इसके बाद जॉय जल्दी से वो फाइल लेकर अपने बॉस के पास जाता है। जॉय का बॉस जीडीआर की फाइल देखकर बहुत चौंक जाता है, क्योंकि अभी तक किसी ने भी दोजी स्कैम को एक्सपोज नहीं किया था। वह जॉय से कहता है, जब हम ये स्कैम अपने पेपर में छापेंगे तो देश की पूरी जनता दम रह जाएगी, हमारे पेपर का नाम पूरे देश में होगा। फिर जब जॉय अपने ऑफिस में बैठा होता है, तभी जीतू आता है और कहता है, मेरे पास एक सीक्रेट न्यूज है। असल में आपके चैनल का ऑनर भी जीडीआर से मिला हुआ है। यह सुनकर जॉय के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि उसका चैनल का ऑनर भी उसे धोखा दे रहा था, इसलिए जॉय जल्दी से जीडीआर की फाइल लेकर भागने लगता है। वह टैक्सी में बैठकर अपनी मां के घर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसे कुछ गुंडे दिखते हैं जो उसे मारने के लिए उसका पीछा कर रहे होते हैं। जॉय जल्दी से अपने घर पहुंचता है और अपने माँ पिता से कहता है, मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ। इतना कहकर वह उन्हें गले लगाता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि वह फिर कभी उनसे मिल पाएगा या नहीं। फिर जॉय अपना सामान लेकर बाइक पर बैठकर वहां से भागने लगता है, लेकिन अंत में गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। उन्हें देखकर जॉय की हालत खराब हो जाती है। गुंडे जॉय को बुरी तरह से मारते हैं और यहीं पर जॉय की मौत हो जाती है। इसके बाद दोजी स्कैम का घोटाला कभी सामने नहीं आता और यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। दोस्तों, यह मूवी हमें सच का आईना दिखाती है। इसमें दिखाया गया है कि देश में कितने बड़े बड़े घोटाले होते हैं, लेकिन बड़े लोग उन्हें कभी सामने नहीं आने देते। आपको यह मूवी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइए, और आप किस मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वह भी कमेंट करें। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।